नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैसे कि सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। हम लोग शुरुआत से ही जान रहे हैं कि मृदा मतलब प्रकृति के खाद्य पदार्थ का भंडार मानते हैं। सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके बाद हमारे जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, उसके बाद प्रकृति को महसूस हुआ कि इनको खाने के लिए भी कुछ जरूरी दे दिया जाए। तो मिट्टी आज के भरण पोषण के लिए अगर कहा जाए कि दुनिया का 95% जो खाद्य है वो मिट्टी से संबंधित है, कहीं ना कहीं मिट्टी से ही उसका उत्पादन होता है। तो मिट्टी के बारे में हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ा, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कि मिट्टी क्या है, इसका अध्ययन कौन सी विज्ञान में करेंगे और उस विज्ञान में हम और कौन कौन सी शाखाएं अध्ययन की सरलता के लिए हम प्रयोग कर पाएंगे। दूसरी क्लास में हमने देखा तो मिट्टी की विशेषताओं पर हमने चर्चा किया कि आज हम इतना मिट्टी को क्यों महत्व मान रहे हैं, क्यों महत्व दे रहे हैं, आखिर कोई ना कोई तो प्रॉपर्टीज होंगी उनके अंदर। तो हमने मिट्टी की विशेषताओं पर अच्छा खासा चर्चा किया। फिर बाद में देखा कि विशेषताओं के बाद मिट्टी के अवयवों पर चर्चा किया कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मिट्टी किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है, वो कंपोनेंट्स पर हम लोग चर्चा किए अच्छे से। आज हम बात करते हैं कि मिट्टी के हम और भी कुछ अंशों पर चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग अमूमन देखते हैं कि सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल, पृष्ठीय मृदा और अधोपृष्ठीय मृदा, सतही मृदा, अधोसतही मृदा, ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, अगर हम बात करते हैं मृदा की, तो मुख्यतः हम लोग मृदा में दो चीजें देखते हैं। मृदा अर्थात सॉयल, सॉयल का पूरा नाम होता है सॉइल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है, क्या होता है, सॉइल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। तो मृदा जो होती है बेसिकली दो प्रकार से हम इसको देखते हैं। एक तो पृष्ठीय मृदा या सरफेस सॉइल, सरफेस सॉइल, और एक होता है सब सरफेस सॉइल, सब सरफेस सॉइल। सरफेस सॉइल को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय मृदा। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय मृदा। और सब सरफेस सॉइल को बोलते हैं अधोपृष्ठीय मृदा, अधोपृष्ठीय मृदा। ये हम लोग देखते हैं। तो जो सामान्य से मिट्टी होती है, जो पृष्ठीय मृदा होती है, भूपर्वती के या पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय मृदा के रूप में देखते हैं। और पृष्ठीय मृदा के जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग, तो अधोपृष्ठीय मृदा की शुरुआत होती है। तो अगर हम देखें, मान लो ये कोई मिट्टी है, ये मिट्टी का टुकड़ा है, ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मिट्टी का मान लेते हैं ये टुकड़ा है। इस टुकड़ा में जो ऊपरी मिट्टी होती है, ये जो ऊपरी मिट्टी होती है, ये मतलब जो भूपर्वती होती है उसकी सबसे बाहरी जो परत होती है, जो ऊपरी परत ये है, इसको हम बोलते हैं सरफेस सॉइल। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस सॉइल होते हैं, कहते हैं। अब सरफेस सॉइल की मोटाई कितनी होती है, तो ये 0 से 15 सेंटीमीटर, कितना, 0 से 15 सेंटीमीटर। अब ये 0 क्यों लिखते हैं, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से मिट्टी की गहराई माप रहा है, तो 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर ये डेप्थ की जो मिट्टी होती है, इसको हम बोलते हैं सरफेस सॉइल। क्या बोलते हैं, सरफेस सॉइल बोलते हैं। और इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे जो ये मिट्टी होती है, ये जो मिट्टी होती है, इसके ठीक नीचे ये जो मिट्टी होती है, ये जो ठीक नीचे जो मिट्टी होती है, ये सब सरफेस सॉइल होती है। ये इसकी जो गहराई होती है लगभग लगभग माना जाता है 15 से लेकर के 60 सेंटीमीटर
गहरी जो मिट्टी होती है इसको हम लोग सब सरफेस सॉयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सरफेस सॉयल बोलते हैं। पृष्ठीय मृदा और अधोपृष्ठीय मृदा दोनों में अंतर समझ गए, गहराई के अनुसार अंतर समझ गए। बाकी हम डिटेल से इस पर चर्चा करने वाले हैं कि सरफेस सॉयल में क्या क्या फीचर होते हैं और सब सरफेस सॉयल में क्या क्या फीचर होते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करके हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया हो कि सरफेस सॉयल किसे बोलेंगे, सब सरफेस सॉयल किसे बोलेंगे, तो हम आगे की कहानी प्रारंभ करते हैं और इसके अंतर पर बात करते हैं कि सरफेस सॉयल और सब सरफेस सॉयल में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो चले बात करते हैं सरफेस और सब सरफेस सॉयल की। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब दोनों में अंतर देख लें, सतही मृदा व अधो सतही मृदा में अंतर। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं सतही मृदा, सतही या पृष्ठीय मृदा, पृष्ठीय मृदा सरफेस सॉइल जिसको बोलते हैं, और एक तरफ हम अंतर करेंगे तो लिखेंगे अधो सतही मृदा, अधो सतही मृदा मतलब सब सरफेस सॉइल, सब सरफेस सॉइल, इसको क्या बोलेंगे? सब सरफेस सॉइल बोलेंगे। यहां तक तो अपनी बात क्लियर होती है। अब इनमें हम लोग अंतर करना प्रारंभ करेंगे और एक एक करके हम सारे अंतर को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इनमें डिफरेंस हम लोग करते हैं। अब देखते हैं एक एक करके डिफरेंस की बात जब आएगी तो सबसे पहला अंतर हम लोग देखेंगे गहराई। तो सबसे पहला अंतर हम लोग देखें गहराई का, तो इसकी जो गहराई होती है सरफेस सॉइल की कितनी होती है? 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर गहराई होती है। मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर के 15 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तब कौन सी मिट्टी हमें देखने को मिलेगी? सतही मृदा देखने को मिलेगी। कैसी मृदा देखने को मिलेगी? सतही मृदा। और 15 सेंटीमीटर के नीचे जैसे ही हम आएंगे तो हमको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी? अधो सतही मृदा। तो इधर अगर हम गहराई की बात करें तो 15 से लेकर के 60 सेंटीमीटर गहराई तक अगर जाएंगे तो अधो सतही मृदा देखने को मिलेगी। पहला यहां पर अंतर हमारा समझ में आया। दूसरा, जो ये पृष्ठीय मिट्टी होती है, इसमें पृष्ठीय जो मिट्टी होती है इसका रंग कैसा होता है? तो गहरा होता है। सरफेस सॉइल का रंग कैसा होता है? गहरा होता है। और नीचे जो मिट्टी मिलती है उसका रंग हल्का होता है। तो अगर इसके रंग की अगर हम बात करें तो इनका रंग कैसा होता है? गहरा होता है, डार्क कलर की मिट्टी होती है। और अगर अधो सतही मृदा की बात करें तो इनका रंग कैसा होता है? हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है। तो हमने दो अंतर यहां से देख लिए। क्या अंतर देखे? दो अंतर हमने देखा। तीसरा, इनकी उर्वरा शक्ति ज्यादा होती है। सरफेस सॉइल की उर्वरा शक्ति ज्यादा होती है, मतलब फर्टिलिटी ज्यादा होती है। इनकी उर्वरा शक्ति ज्यादा होती है। जो सरफेस सॉइल होता है उसके अंदर फर्टिलिटी ज्यादा होती है, वो फर्टाइल ज्यादा होती है मिट्टी। किसकी अपेक्षा? सब सरफेस सॉइल की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, इनकी उर्वरा शक्ति कम होती है। ये जो मिट्टी होती है अधोसतही मिट्टी, इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 इनमें अंतर देख लिए। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, या अधोमृदा के केस में कौन सा कथन सत्य है, और ऑप्शन इधर मृदा सरफेस सॉइल के दे दिए, तो आपको देखना है कि अधोसतह मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्योंकि आजकल के एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो बेसिक सा डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चौथा हम देखते हैं
कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तभी ये उर्वरक ज्यादा होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और जो सब सरफेस सॉइल है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है। कम पाई जाती है, यहां तक हमने देखा। तो बेसिक से डिफरेंस जब हम लोग देख रहे हैं तो ये बातें इसमें सामने निकल कर आ रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जो ये मिट्टी होती है इनका अपक्षय, ये पूर्ण रूप से, यह पूर्ण रूप से, यह पूर्ण रूप से विघटित या अपक्षयित मृदा होती है। मतलब इसका अपक्षय हो चुका होता है, मुलायम मिट्टी होती है। यह पूर्ण रूप से विघटित या अपक्षयित मृदा होती है। कैसी होती है? पूर्ण रूप से विघटित व अपक्षयित मृदा होती है। कहने का जो मतलब, ऊपरी जो मिट्टी होती है वो हल्की होती है, सॉफ्ट होती है। जो टूटी फूटी हुई होती है, पूर्ण रूप से जुताई करने पर या हमारी और मानवीय गतिविधि या प्राकृतिक गतिविधियों से, सूक्ष्म जीवों की वजह से ये पूर्ण रूप से अपक्षयित मृदा होती है। और यह मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित नहीं होती है। यह मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित नहीं होती है, पूर्ण रूप से अपक्षयित नहीं होती है, अपक्षयित नहीं होती है। यहां तक की कहानी हम लोग देख चुके कि ये पूर्ण रूप से अपक्षयित नहीं होती है। तो हमने कितने अंतर अभी तक देखे? 5 अंतर हम लोगों ने देखे। छठा अंतर हम और भी देखते हैं। क्या देखेंगे? स्थूल घनत्व कम होता है, स्थूल घनत्व यानी कि वीडी, वल्क डेंसिटी कम होता है। इधर वीडी की बात करेंगे, जो वल्क डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। किसकी? सब सरफेस सॉइल की वल्क डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां तक हम लोगों ने बेसिक से डिफरेंस जब करना शुरू किया सॉइल में, सरफेस और सब सरफेस सॉइल में, तो हमने 6 प्रकार के अंतर आपके सामने रख दिए। आगे आने वाले समय में हम और आगे अंतर आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप 6 ये प्रकार के अंतर आप लोग लिख लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट हम और आगे बताते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अंतर देखते हैं। 6 अंतर हम लोगों ने कर लिए। अब 7वें अंतर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 7वां अंतर देखते हैं क्या है। तो मृदा वातन या सॉयल एरेशन, ज्यादा होता है या अधिक होता है। अब सॉयल एरेशन सरफेस में ज्यादा क्यों होता है, अधिक क्यों होता है? क्योंकि सरफेस सॉयल वायुमंडल उसके ऊपर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर वायु का एरेशन जो है, आवागमन जो है वो ज्यादा होता है। किसकी अपेक्षा? अधोमृदा की अपेक्षा। तो यहाँ पर मृदा वातन कम होता है, मृदा वातन
कम होता है। ठीक है, अगला जो 7वां डिफरेंस यहां पर निकल कर आया कि मृदा बातन कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर की, तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अधिक होती है या ज्यादा होती है? कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है किसकी? सरफेस सॉइल की। सरफेस सॉइल की कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और सब सरफेस सॉइल की अपेक्षा तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है। सी क्या होगी? कम होगी। तो हमने अभी तक सरफेस और सब सरफेस सॉइल में 8 अंतर देख लिए। कितने? 8। आगे और भी अंतर देखते हैं, पूरी कमर तोड़ के रख देंगे हम सरफेस और सब सरफेस सॉइल की। आपको इसके अलावा कभी भी कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम जो सॉइल साइंस में पढ़ेंगे, कहने का मतलब अंतिम बार पढ़ेंगे, उसके बाद कभी ना पढ़ना पड़े, ऐसी सॉइल साइंस हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर सॉइल साइंस की क्लास चलाओ, सॉइल साइंस की क्लास चलाओ, 15 नंबर का सर आने वाला है, टीजीटी में सर भरमार है क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करते हैं कि ये सॉइल साइंस मैं इसलिए नहीं चला रहा था ताकि मैं थोड़ा आपको इंप्रूव कर रहा था। एग्रोनॉमी का चला के क्लास, एक्सटेंशन का क्लास चला के आपको अपनी रिदम में लाना चाह रहा था। परंतु आप लोग क्या हो? आप लोग सोचते हो कि सर 16 नवंबर को बैठ लिया, 17 नवंबर को पूरा कोर्स करा दो। नहीं हो सकता। हो सकता है पीपीटी से हो सकता है, मैं चाहूं तो पीपीटी में 2 सप्ताह में तुम्हारा एजीटीए का पूरा कोर्स ही खत्म कर दूं। भाई 25 स्लाइड में लाके बनाऊं के लाऊंगा, चलो बच्चों पढ़ो, ये अंतर ऐसा होता है वैसा होता है, स्क्रॉल कर दिए, अगली स्लाइड पे बढ़ गए, फिर बच्चों ये पढ़ो वो पढ़ो, फिर खत्म कर दिए। आप क्या पढ़ोगे? वो तो मास्टर पढ़ रहा है, आप तो कुछ नहीं पढ़ोगे। अगर आपको पढ़ना हो ऐसे तो किताबों से नहीं पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो यहाँ धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया जाए। तो हाँ, धैर्य पूर्वक पढ़ाई करो, बस जल्दबाजी नहीं। मेरे पास इस मामले को लेकर आप लोग फोन मत किया करो कि सर कोर्स हमारा जल्दी करा दो। क्या मुझे टेंशन नहीं है कि आपका कोर्स जल्दी करा दूं? मुझे भी टेंशन है कि आपका कोर्स जल्दी करा के मैं दूसरा कोर्स चलाऊं। नहीं है टेंशन? बताओ, पैसा कमाना किसका लक्ष्य नहीं है? परंतु अपनी ईमानदारी बेचकर पैसा कमाना, ये थोड़ा अपने को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमें अपनी रफ्तार से चलने दो, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट होंगे आपके। तो हमने नमा की बात करते हैं, नमा आंसर आएगा रंध्रावकाश। जो रंध्रावकाश होता है वो इसमें ज्यादा होता है। किसमें? सरफेस सॉइल में रंध्रावकाश ज्यादा होता है, जबकि सब सरफेस सॉइल बहुत ज्यादा कंपैक्ट होती है, तो इसमें रंध्रावकाश कम होता है। क्या होता है? रंध्रावकाश कम होता है। क्या होता है? कम होता है रंध्रावकाश। समझ में आ गया? 10वां उत्तर हम लोग लिखते हैं। ये ऊपर की मिट्टी होती है, तो आंधी आई, पानी आई या किसी कारण से कुछ आया, तो ये मिट्टी अपक्षयित और अपर्दित ज्यादा होती है, तो मृदा अपर्दन ज्यादा होता है। सरफेस सॉइल का मृदा अपर्दन ज्यादा होता है, मृदा अपर्दन ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? मृदा अपर्दन ज्यादा होता है, इधर मृदा अपर्दन कम होता है। क्या होता है? मृदा अपर्दन कम होता है, मृदा अपर्दन कम होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने 10 अंतर कर लिए सरफेस और सब सरफेस मृदा में, सरफेस और सब सरफेस सॉइल में। ये बेसिक रूप से 10 अंतर आपकी जिंदगी में सरफेस और सब सरफेस सॉइल के बारे में एक अलग थिंकिंग पैदा कर चुकी होगी। हमने कौन कौन से 10 अंतर किए हैं, जरा एक बार नजर डालते हैं तो देखते हैं कि वो मिट्टी जिसकी गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर होती है उसको हम सरफेस सॉइल कहते हैं, जिसका रंग गहरा होता है,
जिसकी उर्वरा शक्ति ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाया जाता है, और कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाया जाता है इसलिए मिट्टी मुलायम होती है, पूर्ण रूप से अपक्षयित या अपघटित होती रहती है, और स्थूल घनत्व इसीलिए कम होता है क्योंकि ये मिट्टी मुलायम होती है। तो ये हमने किसके बारे में देखा? सरफेस सॉइल के बारे में देखा। अधो मृदा या सब सरफेस सॉइल गहराई, जो मिट्टी 15 से 60 सेंटीमीटर गहरी पाई जाएगी वो अधो मृदा कहलाएगी, जिसका रंग हल्का होता है, जिसमें उर्वरा शक्ति कम होती है क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी यानी कि मिट्टी सख्त होगी, जब मिट्टी सख्त होगी तो ये कम अपक्षयित होगी और बल्क डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी। यहां तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम बात करिए कि मृदा बातन, मिट्टी कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, ऊपर वायुमंडल है, तो जाहिर सी बात है मिट्टी का, सॉइल का जो एरेशन है सॉइल के अंदर वो ज्यादा होगा। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता, आयनों को एक्सचेंज करने की जो क्षमता है वो इसके अंदर ज्यादा है। रंध्रावकाश भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। और मृदा अपरदन ज्यादा होगा क्योंकि मुलायम मिट्टी होती है, ऊपरी सतह पर स्थित होती है। मृदा बातन कम होता है क्योंकि ये सरफेस सॉइल के नीचे होती है, वहां मिट्टी में वायु कम होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है, आयनों में विनिमय करने की क्षमता कम होती है। रंध्रावकाश कम होता है क्योंकि मिट्टी ये सख्त कठोर होती है, और मिट्टी का अपरदन भी कम होता है क्योंकि ये मिट्टी सब सरफेस पे होती है, सरफेस से नीचे स्थित होती है। तो यहां तक हम बात करते हैं कि सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल की कहानी हम लोग पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब इससे ज्यादा आपका कोई भी सिंगल पॉइंट आपको परीक्षा में परेशान नहीं करेगा। हमारे संस्थान का यही उद्देश्य है कि हम जो पढ़ेंगे वो अंतिम पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ भी कहीं से बुक कोई उठाना ना पड़े हमको। अब हम उम्मीद करते हैं कि सरफेस और सब सरफेस से जब कभी भी प्रश्न आएगा, कोई पूछे, सोते जागते उठते बैठते आपके जहन में उत्तर आना चाहिए कि यही 10 पॉइंट हमारे सामने आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हमने देखा मिट्टी के बारे में खूब सारी अध्ययन किया हमने। अब मिट्टी को देखते हैं कि मिट्टी आखिर में कैसे बनती है, मिट्टी को बनने में क्या रोल अदा करती है, सरफेस सॉइल का निर्माण कैसे होता है, ये हमको जानते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा था कि सर हम बात करें कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। चट्टानों का सम्मिलित रूप थलमंडल में देखने को मिलता है। और सर थलमंडल किसका भाग है? तो पृथ्वी का भाग है। किसका भाग है? पृथ्वी का भाग है। तो अगर हम जरा देखें तो हमारे पास इस प्रकार से ये मिट्टी है। क्या है? ये मिट्टी है, ये मिट्टी के कण हैं। ये क्या हैं? ये मृदा कण हैं। ये मृदा कण हैं। ये किन से मिलकर बने हैं? तो ये किन से मिलकर बने हैं जरा ध्यान देते हैं तो ये इनका जो निर्माण हुआ है, या तो इनका निर्माण हुआ है खनिज पदार्थों से, खनिज पदार्थ से, या इनका निर्माण हुआ है कार्बनिक पदार्थ से। किससे? कार्बनिक पदार्थ से। ठीक है, किससे हुआ है? कार्बनिक पदार्थ से हुआ है। और खनिज पदार्थ ये कहां से आए हैं? तो खनिज पदार्थ ये आए हैं चट्टानों से। ये मान लो ये खनिज पदार्थ हैं, ये कुछ खनिज पदार्थ हैं। ये चट्टानें टूटी तो ये कहां से आए? चट्टानों के विघटन, चट्टानों का विघटन। चट्टानों का जब विघटन हुआ या अपरदन हुआ तो ये खनिज निकलकर आए। ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये बड़ी बड़ी सी चट्टानें हैं। इनका जब विघटन हुआ तब ये खनिज सामने निकलकर आए। ठीक है, ये खनिज सामने निकलकर आए। ये हमने देखा कि चट्टानों के टूटने से फूटने से खनिज पदार्थ बने और इन्हीं खनिज पदार्थों से मिट्टी का निर्माण हो गया। ये जो मिट्टी के कण हैं, ये जो मिट्टी के कण हैं, यही मिट्टी है हमारी।
और ये किससे बनकर आती है? ये कार्बनिक पदार्थ से बनती है। जैसे ये खनिज पदार्थों से बनती है, ये मान लो कार्बनिक पदार्थ हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं और ये खनिज पदार्थ हैं, इनके मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है। अब चट्टाने जो होती हैं, ये चट्टाने किसका भाग हैं? तो चट्टाने साहब किसका भाग हैं? तो चट्टाने हैं थलमंडल का। किसका? थलमंडल का सर भाग हैं चट्टाने। और थलमंडल को हम क्या कहते हैं साहब? लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। तो चट्टानों से बना पृथ्वी का वह भाग जो क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है। और जो कार्बनिक पदार्थ आए हैं कहीं से, तो ये किसका आया है? कार्बनिक पदार्थों के विघटन से। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से, पदार्थों का विघटन हुआ या कार्बनिक पदार्थों का जो सड़न हुआ, उससे बना कार्बनिक पदार्थ। और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ था, इससे ये सरल कार्बनिक पदार्थ बना। और ये कार्बनिक पदार्थ किसका हिस्सा है? ये कार्बनिक पदार्थ किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है जैव मंडल का। किसका हिस्सा है? जैव मंडल का हिस्सा है। बायोस्फीयर का है। बायोस्फीयर का ये हिस्सा है। अब हम बात करते हैं कि ये लिथोस्फीयर से चट्टानें टूटी, खनिज पदार्थ बने, इनसे मिट्टी का निर्माण हो गया। अब लिथोस्फीयर साहब किसका हिस्सा है? तो लिथोस्फीयर की जब हम बात करेंगे तो लिथोस्फीयर हिस्सा आते हैं किसका? तो हम बात करेंगे लिथोस्फीयर जो होता है वो पृथ्वी का हिस्सा है। किसका? पृथ्वी का हिस्सा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये सब किसके अंश हैं? तो ये सब हैं पृथ्वी के अंश, अर्थ। ये पृथ्वी का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है मिट्टी अगर कहीं से आ रही है, मिट्टी का निर्माण हो रहा है, तो किससे हो रहा है? अर्थ से हो रहा है। ये लिथोस्फीयर इसी का हिस्सा है। और इसी लिथोस्फीयर में चट्टाने हैं। चट्टानों से बना भाग ही लिथोस्फीयर का कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो चट्टानों से बना होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इन्हीं चट्टानों का विघटन होता है तो खनिज पदार्थ निकलते हैं और इन्हीं खनिज पदार्थों से मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ तक आप बात समझ में आ गई कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं। चट्टानों का विघटन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि जो आज हम मिट्टी के कण जिसको कहते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले, आखिर में ये आए कहाँ से हैं? तो पृथ्वी से आए हैं। पृथ्वी से धीरे धीरे से ये मिट्टी के कण में बदल गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको और आगे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं पृथ्वी, देखते हैं ये है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्थ। क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं पृथ्वी। अब ये पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर और अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाती है। अपनी ही धुरी पर जब चक्कर लगाएगी तो इसे क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। और जब चारों ओर चक्कर लगाएगी इसको बोलेंगे परिभ्रमण। तो पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एक अपना उपग्रह भी है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। तो पृथ्वी जो है इसमें दो परतें होती हैं। एक बाहरी परत, जो बाहरी आवरण होता है पृथ्वी का या बाहरी परत होती है, उसमें क्या हलचल चलती है, और एक आंतरिक परत होती है उसमें क्या हलचल चलती है। ये दोनों गतिविधियों से अपने को परिचित होना है। आंतरिक परत में भी हम लोग देखेंगे और बाहरी परत में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां तक अपनी बातें समझ में आ रही।
आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, पृथ्वी है और पृथ्वी की दो परतों के बारे में हम लोग जिक्र करना चाह रहे हैं, और दोनों में से हमने एक का जिक्र कर लिया, बाहरी परत। अब बाहरी परत, एक तो बाहरी परत होती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब पृथ्वी के चारों ओर गैसों का, कैसी गैसें? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का मिश्रण होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वायुमंडल कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? हम वायुमंडल कह लेते हैं उसको। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और ये कैसा होता है? ये गैस रूप में होता है। किस रूप में होता है? ये गैस रूप में होता है, गैस अवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर हमारे वायुमंडल उपस्थित है। दूसरा, पृथ्वी का वह भाग जो चट्टानों से निर्मित हुआ है उसको हम बोलते हैं थल मंडल। क्या बोलते हैं? थल मंडल। और पृथ्वी का वह भाग जो जल से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जल मंडल। क्या बोलेंगे? जल मंडल बोलेंगे। और जो पानी से घिरा होता है पृथ्वी का धरातल, उसको हम जल मंडल बोलते हैं। जैव मंडल तो कार्बनिक पदार्थ वाला हो गया। तो जल मंडल जो होता है ये द्रव रूप में होता है। किस रूप में होता है? द्रव रूप में होगा, और ये गैस रूप में होगा। पृथ्वी का वह भाग जो चट्टानों से निर्मित होता है, कठोर चट्टानों से निर्मित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, और हिंदी में जिसे हम लोग थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? थल मंडल कहते हैं। और ये जो थल मंडल है ये कैसा होता है? ठोस रूप में होता है, क्योंकि ये चट्टानों से निर्मित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ठोस रूप में। तो पृथ्वी का बाहरी जो वातावरण है, बाहरी जो परत है, वो इन तीन परतों से मिलकर बनी है। एक एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा लिथोस्फीयर। देखिएगा, यहां पर मैं फिर से एक पृथ्वी बनाता हूं। मान लो ये हमारी ये पृथ्वी इस टाइप से है। अब देखना जरा, ये कुछ हिस्सा ये ऐसे बच गया, ये हमने नीला नीला भर दिया। ये हिस्सा कुछ ऐसा बच गया, इसको हमने नीला नीला भर दिया। नीले से क्यों भर रहे हैं आप लोग? शायद हमारी बात को पकड़ लिए। ये हिस्सा कुछ बच गया, इसको हमने नीला नीला भर दिया। ये हिस्सा कुछ ऐसे बच गया जिसको हमने नीला नीला भर दिया। ठीक है। अब इधर देखना जरा, ये पृथ्वी का अधिकांश भाग इस प्रकार से, ये कुछ पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे तब्दील है, इस प्रकार से। ये ऐसे तब्दील है पहाड़ी क्षेत्रों में। अब ध्यान देना जरा, इस पहाड़ी क्षेत्र में तब्दील है तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से वेजिटेशन भी होगी, इसमें इस प्रकार से वेजिटेशन होगी, इसको घेरे रहेगी जो ये इस प्रकार से। भाई पर्वतीय एरिया है, पठारी एरिया है, तो यहाँ पर घास फूस भी होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर घास फूस भी होगी। पठारी एरिया है, चट्टान वाला भाग है, तो मैदानी भाग भी होगा। तो ये कुछ घास वाला एरिया है और ये है चट्टान वाला एरिया। इसके बीच में कभी कभी ये जैसा ये भाग है, ये क्या है? पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है। ये वाला जो भाग है ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये पानी भरा हुआ है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र जो पृथ्वी का, ये जो एरिया है ये जल है। ये क्या है? ये जल है।
ये पृथ्वी का क्या है, ये थल है, और ये पृथ्वी के चारों ओर ये गैसों का जो आवरण है, ये जो पृथ्वी के चारों ओर ये गैसों का जो आवरण है, ये आवरण आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ये वायुमंडल है। ये क्या है साहब, ये वायुमंडल है। क्या है, ये वायुमंडल है। क्योंकि ये क्या है, ये गैसों का एक चारों तरफ मिश्रण बना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, ये वायुमंडल कहलाएगा। देखो ये चट्टानों का भाग, ये चट्टानों का भाग, ये क्या कहलाएगा, ये स्थल मंडल कहलाएगा, क्योंकि चट्टानों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, ये चट्टानों से निर्मित होता है, तो ये स्थल मंडल कहलाएगा। हमने पृथ्वी को बहुत अच्छे से आपको समझा के बताया है, ताकि आपको तीनों परतों के बारे में अच्छा सा ज्ञान रहे। तो ये चीजें सारी हम लोगों ने देख ली। अब देखिएगा जरा, जैसे ये कुछ और हम चट्टाने बना रहे हैं, कुछ गहरे रंग की चट्टाने होती हैं, तो कुछ हल्के रंग की भी चट्टाने होंगी। तो जो थलमंडल है वो चट्टानों से टूटकर मिट्टी वगैरह ये बनकर आया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिएगा, ऐसे हमने बस रफली आपको बता दिया कि जो बाहरी जो आवरण होगा वो वायुमंडल, और जहां जहां खाली स्थान है, जो नीला नीला जल भरा हुआ है उसको जलमंडल, और बाकी ये थल होता है। क्या होता है, थल मंडल होता है। यही हमने बताया गैस रूप में, द्रव रूप में, ठोस रूप में। पृथ्वी का संपूर्ण, पृथ्वी के निर्माण में जो बाहरी परत है पृथ्वी की, उसके निर्माण में 0.03% की हिस्सेदारी वायुमंडल करता है। कितना, 0.03% की हिस्सेदारी कौन करता है, वायुमंडल करता है। और 6.91% की हिस्सेदारी जलमंडल करता है। और बचा हुआ कितना, 93.06% की हिस्सेदारी अकेला थलमंडल करता है। तो पृथ्वी की बाहरी परत के निर्माण में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तो सबसे ज्यादा अगर हिस्सेदारी की हम बात करेंगे तो किसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, तो थल मंडल की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। आपको ये दिख रहा होगा, इस प्रकार से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो थल मंडल है भाई साहब, इसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। आप इसको पृथ्वी से, इस ग्लोब से देख सकते हो, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ये थल मंडल का एरिया है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये ग्लोब हमारा बनके था, इसको हमने अच्छे से बना दिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे साहब आंतरिक परत के बारे में भी तो बताओ कुछ। बाहरी परत के बारे में तो तुमने बता दिया, तो आंतरिक परत के बारे में सबसे पहली जो परत होती है उसको हम लोग कहते हैं अर्थ क्रिस्ट। क्या बोलेंगे, अर्थ क्रिस्ट, अर्थ क्रिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं भूपपड़ी। क्या बोलते हैं, भूपपड़ी, भूपर्पटी, क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। उसके बाद दूसरी जो परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, मेंटल, क्या होती है, मेंटल होती है। और तीसरी जो परत होती है उसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो ये पहली जो परत हो गई जिसको हमने देखा, तो ये क्या हो गई, भूपर्पटी हो गई। और दूसरी परत जो हो गई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल। और तीसरी जो परत हो गई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक गोला है, ये गोला है, इसके ऊपर एक परत है और इसके एक ऊपर परत है। तो ये वाली जो परत है, ये वाली जो परत है, ये क्या है, ये भूपर्पटी है। क्या है, ये भूपर्पटी है। और ये वाली जो परत है वो क्या है, वो मेंटल है। और ये वाली जो परत है वो क्या है, कोर है। तो ये ऐसे इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक परत में जब कभी भी आएंगे तो अर्थ क्रिस्ट,
मेंटल और कोर, ये चीजें हम लोग देखते हैं। तो भू परपटी का जो अर्थ कृष्ठ होता है साहब, तो अर्थ कृष्ठ भी दो प्रकार का बना होता है। एक इसका बाहरी परत भी होता है। क्या होता है? बाहरी परत भी होता है इस अर्थ कृष्ठ का, जो जिसका नाम होता है सीएल। सीएल, सीएल का मतलब होता है जो सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है। सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है, जिसको हम लोग सीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएल। और एक होता है आंतरिक परत। क्या होता है? आंतरिक परत। तो आंतरिक परत को हम लोग सिमय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिमय। इसका मतलब क्या होता है? जो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। किसका? सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, उसको हम लोग सिमय बोल देते हैं। देखो कितनी लाजवाब जानकारी हमने आपको दिया कि जो पृथ्वी है हमारी, इसकी बाहरी परत का निर्माण कैसे होता है, इन तीन चीजों से मिलकर कितना कितना योगदान है, सब आपके सामने है। और पृथ्वी की आंतरिक परत हमने देखा, आंतरिक परत में सबसे बाहरी परत को हमने क्या माना? अर्थकृष्ठ को माना, सबसे ऊपरी जो परत है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। जो अर्थकृष्ठ है ये पृथ्वी की आंतरिक परत की सबसे बाहरी परत होती है, जिसकी ऊंचाई या मोटाई या गहराई 5 से लेकर के 56 किलोमीटर तक होती है। कितनी? 5 से लेकर के 56 किलोमीटर तक होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की कहानी पर चर्चा करते हैं। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं और चर्चा करते हैं भूपर्पटी के ऊपर, क्योंकि यही हमारा बिंदु है अगला, भूपर्पटी। ठीक है, तो अगला जो हमारा बिंदु है भूपर्पटी, जिसे हम भूपपड़ी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रिस्ट। ईसी भी इसको बोल देते हैं शॉर्ट में, अर्थ क्रिस्ट। हम ये बॉक्स में क्यों बंद कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि चीजें जो बॉक्स में बंद होती हैं वो बड़ी जल्दी याद होती हैं। ठीक है, हिफाजत रहती है इनकी। तो भूपपड़ी में लिखते हैं हम लोग पहला पॉइंट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वो क्या है? बाहरी परत है। कौन सा? भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी गहराई या मोटाई की अगर हम बात करें, गहराई या मोटाई की अगर हम बात करें, गहराई या मोटाई कितनी होती है? तो अर्थकृष्ठ की गहराई या मोटाई 5 से लेकर के लगभग लगभग 56 किलोमीटर तक होती है। कहीं कहीं 5 किलोमीटर तो कहीं कहीं 56 किलोमीटर। मान लो जैसे कोई जल वाला एरिया है जहां पर जल भरा हुआ है, समंदर है, ठीक है, तो वहां पर 5 किलोमीटर है अर्थकृष्ठ की गहराई। और जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ वाला एरिया है, वहां ऊपर से लेकर के नीचे तक जब आएंगे तो लगभग लगभग 56 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। तो पहाड़ी एरियो में अर्थक्रस्ट की गहराई 56 किलोमीटर, समुद्री इलाकों में 5 किलोमीटर तक होती है। अब इसका हम लोग घनत्व की बात करते हैं, इसका घनत्व कितना होता है, डेंसिटी इसकी कितनी होती है? डेंसिटी बराबर होता है मॉस अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसकी होती है लगभग लगभग 2.6 से लेकर के 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसकी घनत्व होती है। जबकि पृथ्वी का औसतन घनत्व अगर हम बात करें, पृथ्वी का औसतन घनत्व अगर पूछा जाए, पृथ्वी का औसतन घनत्व, तो पृथ्वी के औसतन घनत्व से लगभग लगभग ये आधा होता है।
कैसा आधा होता है। पृथ्वी का जो औसतन घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है पृथ्वी से इसका घनत्व कम होता है, तो पृथ्वी से ये मुलायम होता है, ज्यादा कठोर नहीं होता है। तो इसका डेंसिटी कितना हो गया साहब, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लिख लिया हम लोगों ने। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भूपर्पटी पर पाई जाने वाली चट्टानों से ही पृथ्वी का निर्माण, या सॉरी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों से भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की बाहरी सतह पर पृथ्वी की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों के टूटने फूटने से चट्टानों के टूटने फूटने से भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। यहां तक हम लोगों ने भूपर्पटी के बारे में सामान्य सा परिचय लिया कि आखिर भूपर्पटी हम किसे कहते हैं, भूपपड़ी हम किसे कहते हैं, अर्थकृष्ट हम किसे कहते हैं। तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी, आप लोगों के पास पहुंची। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या इसी का पीडीएफ अगर चाहिए है आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और ये पीडीएफ पाइए, ताकि आपको नोट्स बनाने का समय बचे और अच्छी तरीके से आप अपनी मेहनत कर सको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लिखते हैं कि भूपपड़ी का तत्व संगठन की बात करते हैं। भूपपड़ी में जो तत्व पाए जाते हैं उनका संगठन की बात करते हैं कि भूपपड़ी में तत्व संगठन। ठीक है, भूपपड़ी में तत्वों का संगठन। भूपपड़ी या भूपर्पटी में तत्वों का संगठन कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। तो भूपर्पटी में तत्वों का जो संगठन है उस पर अपने को चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है, तो देखते हैं। कुल पाए जाने वाले तत्वों में से एक तरफ हम लोग लिखते हैं तत्व और एक तरफ लिखेंगे प्रतिशत। कितना प्रतिशत कौन सा तत्व पाया जा रहा है भूपर्पटी में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम डिनोट करते हैं Al से। आयरन, जिसको हम डिनोट करते हैं Fe से। कैल्शियम,
जिसको हम डिनोट करते हैं Ca, सोडियम, जिसको हम डिनोट करते हैं Na से, पोटेशियम, जिसको हम डिनोट करते हैं K से, और मैग्नीशियम, जिसको हम बात करते हैं Mg से। ये 8 तत्व हैं जो भूपर्पटी के निर्माण में 98.6% की भागीदारी निभाते हैं। कितनी? 98.6% की भागीदारी निभाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्या हैं? अधातु हैं। क्या हैं ये? अधातु हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। और एल्यूमिनियम से लेकर के मैग्नीशियम तक ये क्या हैं? ये धातु हैं। क्या हैं? धातु हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेटल। तो पृथ्वी के निर्माण में, भूपर्पटी के निर्माण में अधातु और धातु दोनों संयोग करते हैं, दोनों की भागीदारी रहती है। अब हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा है, अधातु का निर्माण करने में योगदान ज्यादा है या धातु का ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू हम देखते हैं तो प्रतिशत होता है भूपर्पटी के निर्माण में 46.6%, और सिलिकॉन की है 27.7%। कहने का मतलब ये दोनों अकेले ही 74.3% का योगदान निभा रहे हैं। मतलब संपूर्ण भूपर्पटी के निर्माण में 3/4 भाग, संपूर्ण भूपर्पटी के निर्माण में 3/4 भाग का किरदार अकेले ये निभा रहे हैं। 74.3%। कौन? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये अधातु। कहने का मतलब भूपर्पटी के निर्माण में धातु ज्यादा बलशाली है या अधातु? तो कौन ज्यादा बलशाली है? अधातु। उसके बाद एल्यूमिनियम की मात्रा देखते हैं तो 8.13%। आयरन की देखते हैं तो 5%। कैल्शियम की देखते हैं तो 3.63%। सोडियम की देखते हैं तो 2.83%। पोटेशियम की देखते हैं तो 2.59%। और मैग्नीशियम की देखते हैं तो 2.09%। ये बाकी की हिस्सेदारी है। अगर इनको भी हम काउंट कर लें तो अमूमन माना जाता है कि 24.3% इनकी हिस्सेदारी है। किसके? बाकी धातुओं की। तो अधातु प्लस धातु मिलाकर 98.6%। तो ये आठों की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर ये जो 8 एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तत्व देखने को मिल रहे हैं, तो ये 74.3% और 24.3%। ठीक है, ये है अधातु और ये है धातु। दोनों का अगर परसेंटेज देखा जाए तो 98.6% का जो हिस्सेदारी है किसमें? भूपर्पटी के निर्माण में, वो किसकी है? 8 तत्वों की है। कितने तत्वों की है? 8 तत्वों की अगर हिस्सेदारी देखें, 8 तत्वों की हिस्सेदारी किसमें? भूपर्पटी के निर्माण में, अर्थक्रिस्ट के निर्माण में, अर्थक्रिस्ट के निर्माण में। तो कितना है? 98.6%। बाकी जो बचा 1.4% के आसपास, वो अन्य चीजें होती हैं जो हमारी भूपर्पटी के निर्माण में आवश्यक होती हैं, सहायक होती हैं। आप कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम दो, आपको ये 8 याद करने पड़ेंगे। भूपर्पटी में तो पाए तो 106 तत्व जाते हैं कुल मिला के। इस समय 106 तत्व पाए जाते हैं। पुरानी किताबों में आप पढ़ोगे तो 98 के आसपास मिलेगा।
वर्तमान में आपको 106 तत्व देखने को मिलेंगे भूपर्पटी में, परंतु ज्यादा बलशाली 8 तत्व ही हैं जिनको हमको याद करनी है। अब ये परसेंटेज आपको याद करनी पड़ेगी। आपको ये जहर तो पीना पड़ेगा जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम का होता है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सिलिकॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चार तो आपको रटी ही होनी चाहिए अगर ये नीचे की वैल्यू नहीं याद हो पाती है तो। बाकी अगर हो सके तो आप एक बार जहर पी लेना, याद कर लेना, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना देखनी पड़े। ठीक है, तो आज का जो अपना क्लास था वो इन्हीं बिंदुओं तक था। हमने भूपर्पटी को देख लिया, भूपर्पटी में क्या क्या चीजें आती हैं सारा कुछ हमने देखा। अब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में, जो चट्टानें टूट रही हैं, फूट रही हैं, जिनसे खनिज बन रहे हैं, जिनसे मिट्टी बन रही है, आखिर में वो चट्टान कौन सी वाला है उसको भी निपटा देंगे कल बातों बातों में। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार आप अपने कमेंट से क्लास के बारे में कुछ कहिएगा, ताकि मास्टर कोई भी हो चाहे टीचर हो वो मोटिवेट हो और आगे आपको और अच्छा देने का प्रयास करे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसको यही प्रयास कर रहे हैं कि हम एक स्टूडेंट बन के ही चीजों को पढ़ा रहे हैं, ताकि कि एक स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है हमारी क्लास को तो वो क्या फीलिंग लाएगा, उसको कैसे समझ में आएगा, ये सारी चीजें हम प्रयोग करते हैं पढ़ाते टाइम, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। नहीं तो पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कोर्स खिंचवाने का तरीका होता है वो अपने को बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल उससे दूर रहते हैं। तो सभी बच्चे इस क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में देखकर अपने ज्ञान को और सुदृढ़ बनाइएगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। धन्यवाद, मिलेंगे कल फिर एक बार नई ऊर्जा के साथ।